ढेलाना गांव के बहुचर्चित संतोष हत्याकांड की अदालत में करीब 2 साल तक चली सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश ने 10 जुलाई 2017 को फैसला सुनाने का दिन मुकर्रर कर दिया। लिहाजा उस दिन जोधपुर के अपर सेशन न्यायाधीश नरेंद्र सिंह मालावत की अदालत दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। जज साहब के अदालत में बैठने के बाद लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जज साहब ने अपने सामने रखे फैसले के नोट्स व्यवस्थित किए तो फुसफुसाहटें थम गई और अदालत में एक पैना सन्नाटा छा गया। सभी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि पता नहीं रामेश्वरी और उसके प्रेमी भोम सिंह को क्या सजा मिलेगी। इन दोनों ने जिस तरह से अपराध किया था उसे देखते हुए लोग चाह रहे थे कि उन्हें फांसी होनी चाहिए। आखिर रामेश्वरी और भोम सिंह ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी सजा को जानने के लिए तमाम लोग अदालत में समय से पहले ही पहुंच गए थे। जानेंगे पूरा मामला विस्तार से। आप बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राजस्थान के जिला जोधपुर के लोहावड़ थाने में 12 फरवरी 2015 को दोपहर में अच्छी खासी गहमागहमी थी। एडिशनल एसपी सत्येंद्र पाल सिंह एसडीएम राकेश कुमार के साथ थाने के दौरे पर थे। उस समय दोनों अधिकारी थाने में एक जरूरी मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग इलाके में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर बुलाई गई थी। मीटिंग में सीओ सायर सिंह तथा लोहावट के थाना प्रभारी निरंजन प्रताप सिंह भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान ही थाने के बाहर हो रहे शोर की ओर अचानक अधिकारियों का ध्यान गया। शोर थमने के बजाय तेज होता जा रहा था। एडिशनल एसपी ने थाना प्रभारी को शोर के बारे में पता लगाने का इशारा किया। थाना प्रभारी तुरंत यह कहते हुए बाहर की तरफ लपके, सर मैं पता करता हूं कि क्या बात है। कुछ ही मिनटों में थाना प्रभारी बड़ी अफरा तफरी में लौट आए। उन्होंने बताया, सर बाहर सुतारों की बस्ती से कुछ लोग आए हैं जो किसी के कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। जब उन्हें कुछ देर इंतजार करने को कहा तो वे लोग बुरी तरह से उखड़ गए हैं। वे मीटिंग से पहले रिपोर्ट लिखने की मांग कर रहे हैं। थाना प्रभारी की बात सुनने के बाद एडिशनल एसपी के चेहरे पर उत्सुकता जाग उठी। सहमति जानने के लिए उन्होंने एसडीएम राकेश कुमार की ओर देखा और फिर थाना प्रभारी से बोले, ठीक है, उनमें से 1-2 खास लोगों को बुलाकर लेकर आओ। थाना प्रभारी भीड़ में से एक आदमी को बुलाकर लेकर आए। एसपी ने उस अधेड़ शख्स को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसके बैठने के बाद उन्होंने पूछा कि बताओ क्या मामला है। उस आदमी ने अपना नाम कैलाश बताकर बोला कि वह ढेलाना गांव की सुतार बस्ती में रहता है। उसके घर के पास ही उसके चाचा संतोष का मकान है, जहां वह अपनी पत्नी रामेश्वरी और 3 बेटियों व 1 बेटे के साथ रहते थे। चाची रामेश्वरी उर्फ बीबा के नाजायज संबंध गांव के ही भोम सिंह के साथ हो गए थे। इसकी जानकारी संतोष को भी थी। 6 फरवरी से चाचा संतोष रहस्यमय तरीके से गायब हैं। चाचा के खून से सने कपड़े, अधजले कपड़े ग्रेवल रोड के पास पड़े हैं। इससे मुझे लगता है कि चाची ने भोम सिंह के साथ मिलकर चाचा की हत्या करके लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया है। एसपी सत्येंद्र पाल सिंह कुछ देर तक फरियादी को इस तरह से देखते रहे जैसे उसकी बातों की सच्चाई जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद एसडीएम राकेश कुमार से निगाहें मिलाकर अपने मातहतों की तरफ देखते हुए बोले, चलो ग्रेवल रोड की ओर चलकर देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। लगभग आधे घंटे में ही एसपी पूरे अमले के साथ कैलाश द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गए। कैलाश ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, साहब वो देखिए वहां पड़े हैं कपड़े। एसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने आगे बढ़कर नजदीक से देखा तो उन्हें यकीन आ गया कि कैलाश ने जो भी कहा था वह गलत नहीं कहा था। वास्तव में ग्रेवल रोड की ढलान पर खून से सने अधजले कपड़े पड़े हुए थे। खून से सने कपड़ों से जाहिर था कि मामला हत्या का न हो, फिर भी ये जहमत वाला मामला जरूर है। पुलिस को देखकर वहां गांव वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। एसपी ने थाना प्रभारी से कपड़ों को सील करने के आदेश दिए। इसके बाद कैलाश को करीब बुलाकर तसल्ली करनी चाहिए। तुम पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि कपड़े तुम्हारे चाचा संतोष के ही हैं? इस पर कैलाश ने कहा, साहब आप एक बार रामेश्वरी और भोम सिंह से सख्ती से पूछताछ करेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैलाश ने हाथ जोड़कर विनती के स्वर में कहा था, आप रामेश्वरी की बेटियों से पूछताछ करेंगे तो इस मामले में और ज्यादा जानकारी आपको मिल सकती है। थाने पहुंचकर उन्होंने उनकी 3 बेटियों को बुलाया। पुलिस ने रामेश्वरी को अलग बिठाकर उनकी बेटियों से पूछताछ की तो उन्होंने अपने पिता की हत्या किए जाने का आंखों देखा हाल सुना दिया। उन्होंने बताया कि पापा की हत्या मम्मी और भोम सिंह ने मिलकर की है।
बच्चियों की बातें सुनकर अधिकारी सन्ने रह गए। रामेश्वरी थाने में ही बैठी थी। एसपी के आदेश पर थाना प्रभारी भोम सिंह के घर पहुंच गए। वह घर पर ही मिल गया और उसे गिरफ्तार करके थाने लेकर आए। थाने में रामेश्वरी और उसके बच्चों को देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वह समझ गया इन लोगों ने पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए उसने पुलिस पूछताछ में सारी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि उसी ने तलवार से काटकर संतोष की हत्या की थी। भोम सिंह से पूछताछ के बाद हत्या की जो कहानी सामने आई वह वाकई हैरान करने वाली थी। संतोष कुमार लकड़ी का यानी फर्नीचर का काम किया करता था। उसके अंदर काफी हुनर था। इस छोटी सी ढाड़ी में या आसपास उसे उसके हुनर के अनुरूप मजदूरी नहीं मिल पाती थी, इसलिए 2 साल पहले वह एक जानकार के बुलाने पर मुंबई चला गया, जहां उसे अच्छा खासा काम मिल गया था। संतोष के परिवार में पत्नी रामेश्वरी के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा सबसे छोटा था, जबकि बड़ी बेटी मनीषा 13 साल की थी, भावना 10 साल की थी और अंकिता 8 साल की। संतोष काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। इसी दौरान गांव के ही 28 साल के भोम सिंह के साथ 50 साल की रामेश्वरी का चक्कर चल गया। उसका रामेश्वरी के यहाँ आना जाना बढ़ गया। भोम सिंह एक आवारा युवक था, इसलिए रामेश्वरी के ससुराल वालों ने उसके बार बार घर आने पर आपत्ति जताई। मोहल्ले के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे थे। डर की वजह से कोई भी सीधे भोम सिंह से कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। संतोष कुमार जब मुंबई से लौटा तब उसे लोगों के द्वारा पत्नी के कदम बहक जाने की जानकारी मिली। अब नतीजा यह हुआ कि संतोष ने रामेश्वरी की जमकर खबर ली। इत्तेफाक से भोम सिंह एक दिन ऐसे वक्त में रामेश्वरी से मिलने उसके घर आ टपका जब घर में संतोष मौजूद था। संतोष तो पहले ही उससे खार खाए बैठा था। उसने भोम सिंह को बुरी तरह से आड़े हाथों लिया और उसे चेतावनी दे दी कि आइंदा वह इस घर की ओर रुख न करे तो ज्यादा अच्छा होगा, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। अच्छी खासी लानत मलानत होने के बावजूद भी भोम सिंह ने उसके घर आना नहीं छोड़ा और न ही रामेश्वरी ने उसे घर आने से मना किया। संतोष की मजबूरी थी कि वह ज्यादा दिन छुट्टी नहीं ले सकता था और मुंबई में रियासी दिक्कतों के कारण परिवार को साथ नहीं ले जा सकता था। लिहाजा उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक बार संतोष ने पत्नी और भोम सिंह को फिर रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन भोम सिंह फुर्ती से वहां से भाग निकला। जाते जाते वह कहकर गया कि वह इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। फरवरी 2015 में संतोष मुंबई से घर लौटा। उसके आने के बाद रामेश्वरी की इश्क की उड़ान में व्यवधान पैदा हो गया। रास्ते में रोड़ा बने पति से छुटकारा पाने के बारे में उसने प्रेमी से बात की। फिर दोनों ने संतोष को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। उन्होंने तय कर लिया कि इस बार वे संतोष को ठिकाने लगाकर ही रहेंगे। योजना के अनुसार 6 फरवरी 2015 को आधी रात को भोम सिंह छिपते छिपाते संतोष के घर पहुंच गया। उस समय संतोष गहरी नींद में सो रहा था, जबकि रामेश्वरी प्रेमी के आने का इंतजार कर रही थी। उसी समय भोम सिंह ने सोते संतोष के ऊपर तलवार से वार कर दिया। संतोष की मर्मांतक चीख सुनकर तीनों बेटियां हड़बड़ाकर उठ बैठी। वे भागकर भीतर की तरफ पहुंची तो उन्होंने जो नजारा देखा उनको जैसे लकवा मार गया हो। भोम सिंह उनके पिता पर तलवार से वार कर रहा था और वह रोते गिड़गिड़ाते हुए छोड़ देने की मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन उस शैतान का दिल नहीं पसीजा। रामेश्वरी पास में खड़ी सब कुछ देख रही थी। मनीषा ने पिता को बचाने की कोशिश की तो भोम सिंह ने धमकाकर उसे परे ढकेल दिया और कहा कि अगर किसी को भी बताया तो तीनों को तलवारों से काट दूंगा। संतोष की हत्या के बाद भोम सिंह ने उसके कपड़े उतार लिए और लाश एक पॉलीथीन में लपेटकर बोरी में भर दी। बाद में उस बोरी को एक ड्रम में डालकर कमरे में ही रख दिया। इसके बाद भोम सिंह चला गया। अगले दिन रात को वह बैलगाड़ी लेकर आया। तब रामेश्वरी और भोम सिंह ने मिलकर ड्रम को गाड़ी में डाला। वे लाश को शिवपुरी रोड पर घने जंगलों में दफन कर आए। रामेश्वरी ने घर लौटने के बाद रात को पति के खून से सने कपड़े चूल्हे में डालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन कपड़े खून से गीले होने के कारण पूरी तरह से जल नहीं पाए। फिर 11 फरवरी की रात को रामेश्वरी अधजले कपड़ों को लेकर ग्रेवल रोड पर फेंक आई। बाद में वह शोर मचाने लगी कि मेरे भरतार यानी मेरे पति के खून से सने कपड़े ग्रेवल रोड पर पड़े हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा। उनकी चीख पुकार सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए। उसी दौरान संतोष का भतीजा कैलाश भी आ गया। उसने ग्रेवल रोड पर चाचा के खून से सने अधजले कपड़े देखे तो उसे शक हो गया। इससे पहले कैलाश व अन्य पड़ोसियों को संतोष कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया तो पड़ोसियों ने भी रामेश्वरी से पूछा, पर रामेश्वरी ने यह कहकर टाल दिया कि
यहीं कहीं होंगे, पर उसके जवाब से कोई संतुष्ट नहीं था। बच्चों ने बताया कि डर की वजह से उन्होंने भी मुंह नहीं खोला। भोम सिंह और रामेश्वरी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर संतोष की लाश और तलवार बरामद कर ली। पुलिस ने सारे सबूत जुटाकर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा 450, 302, 201 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के अलावा निर्धारित समय में आरोप पत्र तैयार कर कोर्ट में पेश कर दिया। करीब 2 सालों तक अदालत में केस की सुनवाई चलती रही। तमाम साक्ष्य पेश करने के साथ गवाह भी पेश हुए। 10 जुलाई 2017 को न्यायाधीश नरेंद्र सिंह मालावत ने केस का फैसला सुनाने का दिन निश्चित किया था। सजा सुनाने के पहले माननीय न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों एवं बरामदगियों से इस घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ने में सफल रहा है। इसी प्रकार घटना से ताल्लुक रखती फॉरेंसिक रिपोर्ट में मकतूल की पत्नी अभियुक्ता रामेश्वरी के कपड़ों पर पाए गए खून के छींटे भी मकतूल संतोष कुमार के खून से मिलते जुलते पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों का बचाव संभव नहीं है। एक पल रुकते हुए विद्वान न्यायाधीश ने कहा, मौकाए वारदात पर मौजूद मकतूल की तीनों बेटियां अंकिता, भावना और मनीषा प्रत्यक्षदर्शी थी। अंकिता और भावना ने अभियोजन पक्ष की कहानी की पूरी तस्दीक की। इसलिए बचाव पक्ष की इस दलील पर घटना को झूठा नहीं माना जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने मनीषा को पेश नहीं किया। लड़कियां मुलजिम भोम सिंह की इस धमकी से बुरी तरह डरी हुई थी। उन्होंने पुलिस के आने के बाद ही मुंह खोला। विद्वान न्यायाधीश ने कहा, कोर्ट इस सच्चाई से वाकिफ है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मकतूल की मौत की वजह सिर तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर घातक चोटें आना बताया गया है। हालांकि यह मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता, किंतु ऐसे गंभीर अपराध की दोष सिद्धि में आरोपियों की कोई रियायत देना उचित नहीं है। इसलिए तमाम सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत मृतक की पत्नी रामेश्वरी और उसके प्रेमी भोम सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों मुजरिमों को अपनी कस्टडी में ले लिया। अदालत में मौजूद लोगों और मृतक की बेटियों ने इस सजा पर तसल्ली व्यक्त की। साथियों, यह कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जागरूक करना और सतर्क करना है। ऐसी ही सच्ची कहानियां और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।